हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और एग्जाम्स आप लोग की बहुत अच्छी जा रही होंगी या चली गई। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे के एग्जाम्स भी आपके अच्छे जाएँ, ये कामना करती हूँ। और इसी के साथ हम शुरू करेंगे इस वीडियो में कॉफ़ी टॉपिक को, जो कि हम लोग बहुत ही आधे पे छोड़ गए थे, जिसको कि नहीं छोड़ना चाहिए था। एक्चुअली कॉफ़ी को भी कवर कर लेना चाहिए, बिकॉज आधे घंटे के करीब करीब वीडियो हो गया था, तो एक टॉपिक में ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता, बट फिर भी मैंने नहीं किया था, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो इस वीडियो में हम लोग कॉफ़ी को कवर कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसको, जो कि है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। लेकिन उससे पहले हम लोग कॉफ़ी को पढ़ेंगे और हमने सीरियल्स पल्सेस के बारे में पहले ही पढ़ लिया है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लीजिए पहले, उसके बाद इस पार्ट को देखने के लिए आइएगा, ताकि आपको चैप्टर समझने में आसानी है। ऐसे चैप्टर बहुत हार्ड नहीं, बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही रट्टू चैप्टर है, तो इसको आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगे तो आपको लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर कोई डाउट होंगे आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको आंसर्स जरूर मिलेंगे। और कोई चीज़ का अगर डिमांड है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, वो भी डिमांड आपका पूरा किया जाएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कॉफ़ी, जिसका कि मतलब आप लोग जानते ही हैं, कॉफ़ी सब ने करीब करीब पिया ही होगा। Coffee is a tropical plantation crop. Its seeds are roasted, ground and are used for preparing a beverage. तो कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है। इसके बीजों को भूनकर पीसा जाता है तथा एक पेय के रूप में प्रयोग किया जाता है। There are 3 varieties of coffee, that is Arabica, Robusta and Liberica. कॉफ़ी की 3 किस्में हैं, अरेबिका, रोबस्ता व लिबेरिका हैं। इंडिया मोस्टली ग्रोज सुपीरियर क्वालिटी कॉफ़ी अरेबिका विच इज़ इन ग्रेट डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट। भारत अधिकतर उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन करता है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग है। बट इंडिया प्रोड्यूसेस only about 3.7% coffee of the world and ranks 7th after Brazil, Vietnam, Colombia, Indonesia, Ethiopia and Honduras in 2015। परंतु भारत में विश्व का केवल 3.7% कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथियोपिया तथा होंडुरास के बाद भारत का विश्व में 7वां स्थान है 2015 के अनुसार। कॉफ़ी इज कल्टिवेटेड इन द हाईलैंड्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। कर्नाटक alone accounts for more than 2/3 of the total production of the coffee in the country। कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में पश्चिम घाट की उच्च भूमि पर इसकी कृषि की जाती है। देश के समस्त कॉफ़ी उत्पादन का 2/3 से अधिक भाग अकेले कर्नाटक राज्य से आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया, जिसका कि मतलब होता है भारत में कृषि विकास। इंडियन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी वॉज लार्जली सब्सिस्टेंस इन नेचर बिफोर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारतीय कृषि एक जीविकोपार्जी अर्थव्यवस्था जैसी थी। It has dismal performance in the first half of the 20th century. This period witnessed severe droughts and famines. 20वीं शताब्दी के मध्य तक इसका प्रदर्शन बड़ा दयनीय था। यह समय भयंकर अकाल व सूखे का साक्षी है। During partition, about 1/3 of the irrigated land is undivided India went to Pakistan. This reduced the proportion of irrigated area in independent India. देश विभाजन के दौरान लगभग 1/3 सिंचित भूमि पाकिस्तान में चली गई। परिणाम स्वरूप स्वतंत्र भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात कम रह गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इमीडिएट गोल ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू इंक्रीज फूड grains production by first switching over from cash crops to food crops, and second intensification of cropping over already cultivated land, and third increasing cultivated area by bringing cultivable and fallow land under plough। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का तात्कालिक उद्देश्य खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था, जिसमें निम्न उपाय अपनाए गए। पहला, व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्नों का उगाया जाना। दूसरा, कृषि गहनता को बढ़ाना तथा तीसरा, कृषि योग्य बंजर तथा पड़ती भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना। Initially, this strategy helped in increasing food grains production, but agricultural production stagnated during the late 1950s. To overcome this problem, Intensive Agricultural District Program (IADP) and Intensive Agricultural Area Program (IAAP) were launched. प्रारंभ में इस नीति से खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा, लेकिन 1950 के दशक के अंत तक कृषि उत्पादन स्थिर हो गया। इस समस्या से उभरने के लिए गहन कृषि जिला कार्यक्रम, जिसको कि IADP कहते हैं, तथा गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP प्रारंभ किए गए।
but two consecutive droughts during mid-1960s resulted in food crisis in the country. Consequently, food grains were imported from other countries. परंतु 1960 के दशक के मध्य में लगातार 2 अकालों से देश में अन्न संकट उत्पन्न हो गया। परिणाम स्वरूप दूसरे देशों से खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा। यहाँ पे एक मैप दिया गया है, ये है बहुत सारा हमने अभी तक मैप्स देख लिया, वीट का देख लिया हमने, कॉटन जूट का देख लिया, राइस का देख लिया। अब है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी एंड कॉफ़ी इन इंडिया। तो भारत में चाय तथा कॉफ़ी का वितरण और इसके लिए मैप दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टी के लिए क्या है और कॉफ़ी के लिए क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये टी का क्षेत्र है, नहीं एक्चुअली ये कॉफ़ी का क्षेत्र है, टी का क्षेत्र ऊपर है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टी का क्षेत्र है, आसाम की तरफ पूरा टी का क्षेत्र है। तो ये मैप्स आप लोग को अच्छे से देख लेने होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैप वर्क आता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने पैराग्राफ पे। न्यू सीड वेराइटीज ऑफ व्हीट मेक्सिको एंड राइस फिलीपींस नोन एज हाई यील्डिंग वेराइटीज HIVs वर अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन बाई mid-1960s। 1960 के दशक के मध्य में गेहूं, मैक्सिको तथा चावल फिलीपींस की किस्में जो अधिक उत्पादन देने वाली नई किस्में थीं कृषि के लिए उपलब्ध हुईं। इंडिया took advantage of this and introduced package technology comprising HIVs along with chemical fertilizers in irrigated areas of पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। भारत ने इसका लाभ उठाया तथा पैकेज प्रौद्योगिकी के रूप में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात के सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में रासायनिक खाद के साथ इन उच्च उत्पादकता की किस्मों यानी HIV को अपनाया। HIV को अपनाया। Assured supply of soil moisture through irrigation was a basic prerequisite for the success of this agricultural technology. This strategy of agricultural development paid dividends instantly and increased the food grains production at very fast rate. नई कृषि प्रौद्योगिकी की सफलता हेतु सिंचाई से निश्चित जल आपूर्ति पूर्व अपेक्षित थी। कृषि विकास की इस नीति से खाद्यान्नों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। This spurt of agricultural growth came to be known as Green Revolution. This also gave fillip to the development of a large number of agro inputs, agro processing industries and small scale industries. हरित क्रांति ने कृषि आधारित उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन दिया। But Green Revolution was initially confined to irrigated areas only. This led to regional disparities in agricultural development in the country till 1970s, after which the technology spread to eastern and central parts of the country. लेकिन प्रारंभ में हरित क्रांति देश के सिंचित भागों तक ही सीमित थी। फलस्वरूप कृषि विकास में प्रादेशिक असमानता बढ़ी। ऐसी 1970 के दशक के अंत तक रहा और तथा 1980 के आरंभ इसके पश्चात यह प्रौद्योगिकी मध्य भारत तथा पूर्वी भारत के भागों में फैली। The Planning Commission of India focused its attention to the problems of agriculture in rain-fed areas in 1980s. तो 1980 के दशक में भारतीय योजना आयोग ने वर्षा आधारित क्षेत्रों की कृषि समस्याओं पर ध्यान दिया। Initiated agroclimatic planning in 1988 to induce regionally balanced agricultural development in the country. It also emphasized on the need for diversification of agriculture and harnessing of resources for the development of dairy farming, poultry, horticulture, livestock rearing and aquaculture. योजना आयोग ने 1988 में कृषि विकास में प्रादेशिक संतुलन को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि जलवायु नियोजन प्रारंभ किया। इसने कृषि, पशुपालन तथा जल कृषि को विकास हेतु संसाधनों के विकास पर भी बल दिया। Initiation of the policy of liberalization and free market economy in 1990s influenced the course of development of Indian agriculture. Lack of development of rural infrastructure, withdrawal of subsidies and price support and impediments in availing of the rural credits may lead to inter-regional and interpersonal disparities in rural areas. 1990 के दशक की उदारीकरण नीति तथा उन्मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था ने भारतीय कृषि विकास को भी प्रभावित किया। ग्रामीण अवसंरचना विकास में कमी, फसलों के समर्थन मूल्यों तथा बीजों, कीटनाशकों पर छूट में कटौती तथा ग्रामीण ऋण उपलब्धता में रुकावटें अंतर प्रादेशिक तथा अंतर्वैयक्तिक विषमता पैदा कर सकते हैं। अब है ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी का विकास।
There has been a significant increase in agricultural output and improvement in technology during the last 50 years. पिछले 50 वर्षों में कृषि उत्पादन तथा प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए। फर्स्ट है, प्रोडक्शन एंड यील्ड ऑफ मेनी क्रॉप्स सच एज राइस एंड व्हीट हैज इंक्रीज्ड एट an impressive rate. Among the other crops, the production of sugarcane, oilseeds and cotton has also increased appreciably. बहुत सी फसलें जैसे चावल तथा गेहूं के उत्पादन तथा पैदावार में प्रभावशाली वृद्धि हुई है। अन्य फसलों मुख्यतः गन्ना, तिलहन तथा कपास के उत्पादन में प्रशंसनीय वृद्धि हुई है। Expansion of irrigation has played a crucial role in enhancing agricultural output in the country. सिंचाई के प्रसार ने देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। It provided basis for introduction of modern agricultural technology such as high-yielding varieties of seeds, chemical fertilizers, pesticides, and farm machinery. The net irrigated area in the country has also increased. इससे आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी जैसे बीजों की उत्तम किस्में, रासायनिक खादों, कीटनाशकों तथा मशीनरी के प्रयोग के लिए आधार प्रदान किया है। Modern agricultural technology has diffused very fast in various areas of the country. Consumption of chemical fertilizers has increased by 15 times since the mid-60s. Since the high-yielding varieties are highly susceptible to pests and diseases, the use of pesticides has increased significantly since 1960s. देश के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रसार तीव्रता से हुआ है। पिछले 40 वर्षों में रासायनिक उर्वरकों की खपत में भी 15 गुना वृद्धि हुई है। चूँकि उत्तम बीज के किस्मों में कीट प्रतिरोधकता कम है, अतः देश में 1960 के दशक से कीटनाशकों की खपत में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। नीचे एक फिगर दिया हुआ है, यह है रोटोटिल ड्रिल, अ मॉडर्न एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट। तो ये रोटोटिल ड्रिल है, एक अत्याधुनिक कृषि उपकरण है ये। अब है टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यानी कि भारतीय कृषि की समस्याएं क्या क्या हैं। द नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर वेरीज अकॉर्डिंग टू एग्रो इकोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ इट्स डिफरेंट रीजन्स। कृषि पारिस्थितिक, एक मिनट फिर से इसको पढ़ते हैं। द नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर वेरीज अकॉर्डिंग टू एग्रो इकोलॉजिकल and historical experiences of its different regions. हाँ, तो कृषि पारिस्थितिकी तथा विभिन्न प्रदेशों के ऐतिहासिक अनुभवों के अनुसार भारतीय कृषि की समस्याएं भी विभिन्न प्रकार की हैं। Hence, most of the agricultural problems in the country are region specific. अतः देश की अधिकतर कृषि समस्याएं प्रादेशिक हैं। Yet there are some problems which are common and range from physical constraints to institutional hindrances. A detailed discussion on these problems follows. तथापि कुछ समस्याएं सर्वव्यापी हैं जिसमें भौतिक बाधाओं से लेकर संस्थागत अवरोध शामिल है। तो इन समस्याओं का विवरण दिया हुआ है नीचे, उसको पढ़ लेते हैं। डिपेंडेंस ऑन इरेटिक मानसून, यानी कि अनियमित मानसून पर निर्भरता। Irrigation covers only about 33% of the cultivated area in land. The crop production in rest of the cultivated land directly depends on the rain. भारत में कृषि क्षेत्र का केवल 1/3 भाग ही सिंचित है। शेष कृषि क्षेत्र में फसलों का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से वर्षा पर निर्भर है। Poor performance of southwest monsoon also adversely affects the supply of canal water for irrigation. दक्षिण पश्चिमी मानसून की अनिश्चितता व अनियमितता से सिंचाई हेतु नहरी जल आपूर्ति प्रभावित होती है। On the other hand, the rainfall is in Rajasthan and other drought-prone areas is too meager and highly unreliable. दूसरी तरफ राजस्थान तथा अन्य क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम तथा अत्यधिक अविश्वसनीय है। Even the areas receiving high annual rainfall experience considerable fluctuations. This make them vulnerable to both droughts and floods. Drought is common phenomenon in the low rainfall areas which may also experience occasional floods. The flash floods in dry lands of Maharashtra, Gujarat and Rajasthan in 2006 and 2017 are examples of this phenomenon. Droughts and floods continue to be the twin menace in Indian agriculture. अधिक
वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी काफ़ी उतार चढ़ाव पाया जाता है। फलस्वरूप यह क्षेत्र सूखा व बाढ़ दोनों सुभेद्य है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखा एक सामान्य परिघटना है, लेकिन यहाँ यदाकदा बाढ़ भी आ जाती है। 2006 और 2017 में महाराष्ट्र, गुजरात तथा राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में आई आकस्मिक बाढ़ इस परिघटना का उदाहरण है। सूखा तथा बाढ़ भारतीय कृषि के जुड़वा संकट बने हुए हैं। लो प्रोडक्टिविटी यानी कि निम्न उत्पादकता। The yield of the crops in the country is low in comparison to the international level. अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में फसलों की उत्पादकता कम है। Per hectare output of most of the crops such as rice, wheat, cotton and oilseeds in India is much lower than that of the USA, Russia and Japan. भारत में अधिकतर फसलों जैसे चावल, गेहूं, कपास व तिलहन की प्रति हेक्टेयर पैदावार अमेरिका, रूस तथा जापान से कम है। Because of the very high pressure on the land resources, the labor productivity in Indian agriculture is also very low in comparison to international level. भू संसाधनों पर अधिक दबाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में भारत में श्रम उत्पादकता भी बहुत कम है। The vast rain-fed areas of the country, particularly dry lands which mostly grow coarse cereals, pulses and oilseeds, have low yields. देश में विस्तृत वर्षा निर्भर विशेषकर शुष्क क्षेत्रों में अधिकतर मोटे अनाज, दालें तथा तिलहन की खेती की जाती है तथा यहाँ इनकी उत्पादकता बहुत कम है। Why is agricultural productivity low in dry regions? तो शुष्क क्षेत्रों में फसल उत्पादकता कम क्यों है? Constraints of financial resources and indebtedness। तो उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ऐसे तो उस क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया। चलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन आप लोग उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं तथा ऋणग्रस्तता। द इनपुट्स ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर आर वेरी एक्सपेंसिव। आधुनिक कृषि में लागत बहुत आती है। दिस रिसोर्स इंटेंसिव अप्रोच हैज़ बिकम unmanageable for marginal and small farmers as they have very meager and no saving to invest in agriculture। सीमांत और छोटे किसानों की कृषि बचत बहुत कम या न के बराबर है, अतः के वे सघन संसाधन दृष्टिकोण से की जाने वाली कृषि में निवेश करने में असमर्थ हैं। To tide over these difficulties, most of such farmers have resorted to availing credit from various institutions and money lenders. Crop failures and low returns from agriculture have forced them to fall in the trap of indebtedness. इन समस्याओं से उबरने के लिए बहुत से किसान विविध संस्थाओं तथा महाजनों से ऋण लेते हैं। कृषि से कम होती आय तथा फसलों के खराब होने के से वे कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। So here we got a next question, new question. What are the implications of severe indebtedness? तो अत्यधिक ऋणग्रस्तता के क्या गंभीर परिणाम हैं? Do you feel that the recent incidents of farmers' suicides in different states of the country are the result of indebtedness? तो क्या आप मानते हैं कि देश के विभिन्न राज्यों में किसानों द्वारा आत्महत्या ये ऋणग्रस्तता का परिणाम है? अगर आप मानते हैं, अगर आप कुछ जानते हैं इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में बताइए। Lack of land reforms, भूमि सुधारों की कमी। Indian peasantry have been exploited for a long time as there had been unequal distribution of land. भूमि के असमान वितरण के कारण भारतीय किसान लंबे समय से शोषित हैं। Among the three revenue systems operational during British period, that is Mahalwari, Ryotwari and Jamindari, the last one was most exploitative for the peasants. तो अंग्रेजी शासन के दौरान तीन भू राजस्व प्रणालियों महलवारी, रैत्यवारी और तथा जमींदारी में से जमींदारी प्रथा किसानों के लिए सबसे अधिक शोषणकारी रही है। After independence, land reforms were accorded priority, but these reforms were not implemented effectively due to lack of a strong political will. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भूमि सुधारों को प्राथमिकता दी गई, लेकिन ये सुधार कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण पूर्णतः फलीभूत नहीं हुए। Most of the state governments avoided taking politically tough decisions which went against strong political lobbies of landlords. Lack of implementation of land reforms has resulted in continuation of inequitous distribution of cultivable land which is detrimental to agricultural development. अधिकतर राज्य सरकारों ने राजनीतिक रूप से शक्तिशाली जमींदारों के खिलाफ कठोर राजनीतिक निर्णय लेने में टाट मटोल किया, यानी कि मतलब नहीं लिया, या समझ लीजिए कि बहुत बहानेबाजी कर दिया, इस टाइप का कुछ।
भूमि सुधारों के लागू न होने के परिणाम स्वरूप कृषि योग्य भूमि का असमान वितरण जारी रहा, जिससे कृषि विकास में बाधा रही है। स्मॉल फार्म साइज एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, यानी कि छोटे खेत तथा विखंडित जोत। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स इन द कंट्री। भारत में सीमांत तथा छोटे किसानों की संख्या अधिक है। द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज श्रिंकिंग अंडर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन प्रेशर। 60% से अधिक किसानों के पास तो 60% से अधिक किसानों के पास 1 हेक्टेयर से छोटे भूजोत हैं और लगभग 40% किसानों की जोतों के आकार तो 0.5 हेक्टेयर से भी कम है। Furthermore, in India, the land holdings are mostly fragmented. There are some states where consolidation of holding has not been carried out even once. Even the states where it has been carried out once, second consolidation is required as land holdings have fragmented again in the process of division of land among the owners of next generations. The small size fragmented land holdings are uneconomic. बढ़ती जनसंख्या के कारण इन जोतों का औसत आकार और भी सिकुड़ रहा है। इसके अतिरिक्त भारत में अधिकतर भूजोत बिखरे हुए हैं। कुछ राज्यों में तो एक बार भी चकबंदी नहीं हुई है। वे राज्य जहां एक बार चकबंदी हो चुकी है वहां पुनः चकबंदी की आवश्यकता है, क्योंकि अगली पीढ़ी में भूमि बंटवारे की प्रक्रिया से भूजोतों का दोबारा विखंडन हो गया है। विखंडित व छोटे भूजोत आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी हैं। लैक ऑफ कमर्शियलाइजेशन, यानी कि वाणिज्यीकरण का अभाव। A large number of farmers produce crops for self-consumption. अधिकतर किसान अपनी जरूरत या स्वयं उपभोग हेतु फसलें उगाते हैं। These farmers do not have enough land resources to produce more than their requirement. Most of the small and marginal farmers grow food grains which are meant for their own family consumption. Modernization and commercialization of agriculture have, however, taken place in the irrigated areas. इन किसानों के पास अपनी जरूरत से अधिक उत्पादन के लिए पर्याप्त भू संसाधन नहीं है। अधिकतर उपांश तथा छोटे किसान खाद्यान्नों की कृषि करते हैं जो उनकी पारिवारिक जरूरतों को पूरा करती है। यद्यपि सिंचित क्षेत्रों में कृषि का आधुनिकीकरण तथा वाणिज्यीकरण हो रहा है। वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि व्यापक अल्प रोजगारी। देयर इज अ massive there is a massive underemployment in the agricultural sector in India, particularly in the unirrigated tracts. भारतीय कृषि में विशेषकर असिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अल्प रोजगारी पाई जाती है। In these areas there is a seasonal unemployment ranging from 4 to 8 months. इन क्षेत्रों में ऋत्विक बेरोजगारी है जो 4 से 8 महीने तक रहती है। Even in the cropping season, work is not available throughout as agricultural operations are not labor intensive. फसल ऋतु में भी वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं होता क्योंकि कृषि कार्य लगातार गहन श्रम वाले नहीं हैं। यहीं पे हम लोग hence the people engaged in agriculture do not have the opportunity to work round the year. अतः कृषि में कार्यरत लोगों को वर्ष भर कार्य करने के अवसर प्राप्त नहीं होते। Degradation of cultivable land, यानी कि कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। One of the serious problems that arises out of faulty strategy of irrigation and agricultural development is degradation of land resources. भूमि संसाधनों का निम्नीकरण सिंचाई और कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों से उत्पन्न हुई समस्याओं में से एक गंभीर समस्या है। This is serious because it may lead to depletion of soil fertility. यह गंभीर समस्या इसलिए है क्योंकि इससे मृदा उर्वरता क्षीण हो सकती है। The situation is particularly alarming in irrigated areas. यह समस्या विशेषकर सिंचित क्षेत्रों में भयावह है। A large tract of agricultural land has lost its fertility due to alkalization and salinization of soils and water logging. Excessive use of chemicals such as insecticides and pesticides has led to their concentration in toxic amounts in the soil profile. कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जलाक्रांतता, लवणता तथा मृदा क्षारता के कारण बंजर हो चुका है। कीटनाशक रसायनों के अधिक प्रयोग से मृदा परिच्छेदिका में जहरीले तत्वों का सांद्रण हो गया है। Leguminous crops have been displayed
from the cropping pattern in the irrigated areas and duration of fallow has substantially reduced owing to multiple cropping. सिंचित क्षेत्रों में फसल प्रति रूप के दलहन यानी लेग्यूम विस्थापित हो गई तथा बहुफसलीकरण में बढ़ोतरी से प्रति भूमि में काफ़ी मात्रा में कमी आई है. This has obliterated the process of natural fertilization such as nitrogen fixation. Rain-fed areas in humid and semi-arid topics also experience degradation of several types like soil erosion by water and wind erosion, which are often introduced by human activities. इससे भूमि में पुनः उर्वरकता पाने की प्राकृतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुई है, जैसे नाइट्रोजन योगीकरण. उष्णकटिबंधीय अर्ध व अर्ध शुष्क क्षेत्र भी कई प्रकार के भूमि निम्नीकरण से प्रभावित हुए, जैसे जल द्वारा मृदा अपर्दन तथा वायु अपर्दन, जो प्रायः मानवकृत है. एक एक्टिविटी दी गई है, ये आप लोग खुद से करनी है. प्रिपेयर लिस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स इन योर ओन रीजन. हाउ सिमिलर और डिफरेंट आर दीज प्रॉब्लम्स कंपेयर टू द प्रॉब्लम्स मेंशन्ड इन दिस चैप्टर. तो अपने प्रदेश की कृषि समस्याओं की सूची तैयार करें. क्या आपके क्षेत्र की समस्याएं इस अध्याय में वर्णित समस्याओं से मिलती जुलती हैं अथवा भिन्न है, इसका वर्णन करें. तो ये आप लोग खुद से कीजिए. एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, इससे स्किल्स डेवलप होती हैं. तो हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है. अब है एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जो कि हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. या इसके लिए अलग वीडियो आता ही है. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. नोट्स भी आएगा जल्दी ही. और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं. अदरवाइज लाइक इट और डिसलाइक इट, शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.